जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ाया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ाया हूँ। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। उनकी आजिज़ी को महज उनकी कमज़ोरी ना समझना, ये वो झुका हुआ शजर है जो समर रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवाज़ द वॉइस। और ये शेर से मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि आज एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत हम्बल भी हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा कुछ है उनके पास हमसे शेयर करने के लिए, हमारी आवाम से शेयर करने के लिए। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम वेलकम करते हैं मोहम्मद वकील जी का। आवाज़ द वॉइस के तमाम जो दर्शक हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, उनको मेरा बहुत बहुत आदाब। एक 4 मिसरे पढ़ना चाहूँगा कि सबका खुलूस सबकी इनायत मिली मुझे, सबका खुलूस सबकी इनायत मिली मुझे, मैं खुश नसीब हूँ मोहब्बत मिली मुझे, वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के ही इज़्ज़त मिली मुझे। बहुत उम्दा सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, इतने तंगे वक्त में भी आपने आवाज़ द वॉइस के लिए वक्त निकाला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आवाज़ द वॉइस का, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में याद किया। थैंक यू सर। सर शुरू करते हैं, सबसे पहले आपका सफ़र जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्फाज जो होते हैं वो बहुत ही एक खूबसूरत तरीक़ा होता है अपने एक्सप्रेस करने का जज्बात को, लेकिन जब उसमें सुर लग जाता है तो वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। क्योंकि आप एक गज़ल एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, लेकिन जब वही गज़ल तरन्नुम में पढ़ी जाती है तो आप 10 बार उसको सुन सकते हैं। तो सर हम सब जानना चाहते हैं कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी पैदाइश एक ऐसी जगह हुई, कैसे संगीत परिवार में हुई, मौसीकी के ऐसे घराने में जहाँ सुरों की इबादत होती चली आ रही है। ये 7वीं पीढ़ी है जिसमें मैं गा रहा हूँ। मेरे दादा मरहूम उस्ताद मोहम्मद इस्माइल, मेरे नाना मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, इतने बड़े बड़े फ़नकार थे जिनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया जाता है। और मुझे मौसीकी की तालीम मेरे मामा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब। तो माहौल क्योंकि म्यूज़िक का था, जब से होश संभाला मैंने तो देखा सिर्फ संगीत ही कानों में पड़ा, तो माहौल का आपके ऊपर असर पड़ता है। तो उसका असर मेरे पे ये हुआ कि मैं बहुत छोटी सी उम्र में मेरे उस्ताद साहब ने मुझे कॉम्पिटिशन में पहली बार पेश किया, और जिसमें बहुत ही बड़े फ़नकार थे, म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव साहब रवि साहब, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो मैं बचपन से गाता था, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा माहौल का असर पड़ता है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा अलावा मौसीकी के। तो फिर उसके बाद मेरा ये करियर शुरू हुआ। सर आपने जैसे रियलिटी शो का जिक्र किया जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, तो हम अपने दर्शकों को वो क्षण दिखाना चाहेंगे कि सर का क्या रिएक्शन था जब इनको इनके फेवरेट्स ने अवार्ड दिया। बहुत ही मज़ा आया, सब लोगों ने एक से बढ़ के एक ने अच्छा गाया, और ख़ास करके हम जैसे पंडित जी ने कहा, हम सब लोगों को बहुत दिक्कत आ गई थी कि हम किसे कौन सा क्या नंबर दें। सब ने इतना अच्छा गाया। आज का तो ये संगीत महफिल था, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने एक बहुत खूबसूरत मोती चुन के लाए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद वकील। ख्याल में मोहम्मद वकील साहब और बेला जी ने आज की शाम
और पिछले 4 एपिसोड में जो गाया उसके हिसाब से इन्हें चुन लिया गया है। तो मेरे ख्याल में इनकी ट्रॉफी मिल जाना चाहिए। और ये ट्रॉफी, ये मेगा फाइनल के विनर्स ट्रॉफी जाए मोहम्मद वकील जी को। दोस्तों, ये है हमारे निर्णायक गण जिन्होंने इतनी इज्जत। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इमोशनल हो गए थे सर आप, तो वो कैसा महसूस हुआ था कि आप जिन लोगों को एडमायर करते हैं उन्हीं से आपको जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है? देखिए, बचपन से जिन जिन लोगों को देख के सुन के मैं बड़ा हुआ, जैसे जगजीत सिंह साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, अनिल विश्वास साहब, नौशाद साहब, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया साहब, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम सुना बचपन से और बड़ी ख्वाहिश थी कि उनसे मिलें। और ख्वाहिश भी अल्लाह ने ऐसी पूरी की कि उनके सामने गाने का मौका मिल गया। तो जब इतने लेजेंडरी लोग सामने थे और उन्होंने सुना, बहुत प्यार दिया, और जब उनके हाथों अवार्ड का अनाउंस हुआ कि मेगा फाइनल विनर मोहम्मद वकील, तो थोड़ी देर के लिए लगा नहीं ऐसा। इसलिए जज्बाती हुआ, अभी देखा कि आप बहुत जज्बाती हो गया मैं सोच के कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मुझे अवार्ड दिया है, वो भी इतनी बड़ी ट्रॉफी। तो वो जिगर का शेर मुझे हमेशा याद आता है कि मेरा कमाल फ़न तो बस इतना है जिगर, मेरा कमाल फ़न तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं ज़माने पे छा गया। तो उसका करम था सर। और आपकी आवाज़ वाकई ज़माने पर छा गई है, नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन आपको अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत प्यार मिल रहा है। आप इंटरनेशनल टूर भी कर रहे हैं जी, तो आप उसके बारे में बताइए कि कैसा आपका विजन है और क्या चल रहा है? देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा मैं खुश नसीब हूँ कि जिन लोगों के साथ मैंने गाया है वो इतने बड़े कलाकार हैं कि जैसे पंडित अजय चक्रवर्ती साहब, जगजीत सिंह साहब, सोनू निगम जी, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, अनूप जलोटा जी, पंकज जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, बहुत सारे फनकारों के साथ स्टेज मैंने शेयर किया है। उसके अलावा मैंने अब्रॉड में काफ़ी जगह कॉन्सर्ट्स की, लंदन में, बहरीन, कुवैत, दुबई, काफ़ी जगह की हैं। अभी लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि रियाद सीज़न में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और अभी मैं आपके इंटरव्यू के मैं आया हूँ, उसके बाद मुझे एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं मस्कत जा रहा हूँ, जहाँ मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिल रहा है। सर, यू आर रियली अ प्राइड फॉर अस, बिकॉज जब आप जैसे सीनियर्स को हम देखते हैं, जो हम बडिंग आर्टिस्ट होते हैं, तो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है और एक होप मिलता है कि अगर मेहनत करेंगे, सही राह पे चलेंगे तो अच्छा है। सफ़र तवील है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए, मेहनत के बगैर कोई भी काम अधूरा है, कोई भी फील्ड हो। आपको आपकी कड़ी मेहनत, माँ बाप की दुआएं, उस्ताद का बताया हुआ सबक काम में आता है। तो रफ़ीक अहमद हाशमी साहब की 4 मिसरे मुझे इतने पसंद है, मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ और हर इंटरव्यू में चाहता हूँ कि लोग उसको सुने और उससे सबक हासिल करें। देखिए, कभी भी आपने देखा होगा कि बरसात में आपके जो फूड प्रिंट्स होते हैं मिलते नहीं हैं। राइट। तो 4 मिसरों में सवाल है। कहते हैं कि बरसात में कदमों के निशान ढूंढ रहा है, आवारा फ़ज़ाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, हाथों की लकीरों में कहाँ ढूंढ रहा है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत बहुत ज़रूरी है सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया सर। जैसे आजकल यूथ जो है बहुत क्विक और शॉर्टकट सक्सेस चाहता है, मतलब आर्टिस्ट भी होता है तो वो आर्ट को नर्चर नहीं करेगा, रादर वो चाहेगा वायरल हो जाए। तो आप ऐसे क्या 5 टिप्स देना चाहेंगे यूथ को आज के, जो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकना चाहता हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अपने उस्ताद से ईमानदारी से सीखें। ऐसा नहीं कि 4 दिन सीख लिया और ख़ुद ही उस्ताद हो गए, ये गलत बात है। ख़ास तौर से ये म्यूज़िक का सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आखिरी सांस तक आपको सीखना होता है। तो पहली टिप्स तो ये है कि आप अपने उस्ताद से ईमानदारी से सीखें। दूसरी बात ये है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, नाम पे ना दें, क्योंकि हमारे नाना जी कहते थे कि रियाज करो तो राज करो। अगर आपने गाना सीखा तो गाना नहीं सीखा तो ना। अच्छा, तो आप गाना सीखें, सुबह उठें, क्योंकि एक मेल वॉइस भारी होती है, तो सुबह बैलेंस करने के लिए सुबह रियाज ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि आप सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान दें कि हमारे उस्ताद ने अगर हमसे कहा कि हाँ अच्छा है, तब समझिए कुछ कर पाएंगे। और 5वीं चीज़ ये है कि ग्लैमर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आदमी को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मैं डे बाई डे अपने काम को निखारूं जी। बकौल उस्ताद अमीर खान साहब के किसी छोटे जूनियर से पूछा कि बेटा रियाज कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि डर के थोड़ा बहुत।
तो खान साहब ने कहा कि संगीत का ऐसा काम है जिसमें बहुत करो तो थोड़ा सा आता तो है। थोड़ा सा आता है। इसलिए टोटल जूस इस बात का है कि आप सिर्फ अपना रियाज करें। हाँ, आपको रियलिटी शोज़ में जाना चाहिए, वहाँ किस्मत आजमानी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ रियाज कभी ना छोड़ें। जो आदमी रियाज करेगा वो लंबा चलेगा, जो रियाज नहीं करेगा वो थोड़े दिन चमक उसको मिलेगी, थोड़ी सी चकाचौंध में वो इधर, लेकिन फिर वो वापस पीछे आ जाएगा। इसलिए जो आदमी सीखेगा वो आगे जाएगा। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर फेम है तभी हम अच्छे आर्टिस्ट हैं। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं माजी में जिनको हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन उनका काम इतना अच्छा था कि उनके जाने के बाद लोगों ने उसको सराहना मिली। देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ें तो आई है ना आज की, मतलब आजकल तो देखिए कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है। रातों रात आप सुपरस्टार बन जाते हैं सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से। तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जितने बड़े लोग गुजरे हैं और जो सक्सेस जिन्होंने पाई है उन्होंने सब्र किया, सब्र अपना। लता जी ने देखिए कितनी 40 रिहर्सल्स करती थी शुरू में, उनके इंटरव्यू पढ़ी, रफ़ी साहब, जगजीत सिंह साहब, हमारे दोनों उस्ताद, कोई भी। तो आदमी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, रियाज करता है, उसका काम कहीं ना कहीं लोगों को नज़र आता है, दिखता रहता है। तो मेहनत करते रहना चाहिए, जो कामयाबी पे ना दिमाग लगाकर रियाज पे ज़्यादा दिमाग लगाएं। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही है हम लोगों से कि हमें अगर कामयाब होना है या नहीं होना ये दूसरी बात है, सबसे पहले मेहनत करनी है और बाकी सब उस पे छोड़ देना है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, नहीं होगा तो तजुर्बा हो जाएगा। जो आदमी सीखेगा उसको आगे आना ही है। सर आप अपनी कोई बहुत ही पसंदीदा गज़ल जिससे जो हमें आप सुनाना चाहें, जैसे मैंने एक नियत शौक आपकी सुनी थी, अभी आप गुनगुना रहे थे, तो अगर आप 2 अशार उसमें से सुना दें। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। बहुत बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया आपने हमें सुनाया। और सर आपका अपना भी यूट्यूब चैनल है और आप उसमें मैंने देखा कि आप सेल्फ कंपोज्ड गज़ल मतलब डालते हैं, तो ऐसी कोई गज़ल जो अब आने वाली हो हाल फिलहाल में, या जो आपने जो हम अभी दिखा सकते हो? जी रिसेंटली एक एल्बम आया था मेरा धनक के नाम से। मेरी आंखों में धनक रंग सजाने आए, रात आई तो तेरे ख्वाब सुहाने आए, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर एक एल्बम था मेरा जिसमें मुनव्वर राना की गज़ल थी कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं है। काफ़ी अच्छा लगता है ये सुनकर। और बाकी सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी रिहाइश कहाँ से है, थोड़ा आपका अगर हम ज़ाती ज़िंदगी जान सकें। जी मेरी पैदाइश जयपुर में हुई, संगीत परिवार में, और मैं जयपुर में पैदा हुआ। और मैं बस कहीं भी चला जाऊँ, लेकिन मुझे अपने, हर आदमी को अपने शहर से प्यार होता है, और मुझे भी जयपुर शहर से बहुत प्यार है। चाहे मैं देश में कहीं भी गाऊँ, विदेश में कहीं भी गाऊँ, लेकिन लौट के वो बकौल नज़ीर बनारसी के गुल बदन गुल पैराहन गुंचा दहन याद आ गया, गुल बदन गुल पैराहन गुंचा दहन याद आ गया, जिस चमन में भी गए अपना चमन याद आ गया। तो मैं जयपुर से हूँ, लेकिन क्योंकि जयपुर जन्मभूमि है और मुंबई है कर्मभूमि, तो वहाँ मैं ज़्यादा रहता हूँ मुंबई में भी, और मुझे वहाँ से बहुत कुछ मिला है उस शहर से भी, तो मैं ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे ये है कि दिल्ली भी बहुत पसंद है, क्योंकि दिल्ली से मेरा करियर शुरू हुआ। जब 1997 में पहली बार मैं दिल्ली आया था और मैं सारेगामा का पहले फाइनल जीता था, उसके बाद बम्बई में उसका मेगा फैन है। जी सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, एक बहुत ही नामी मूवी आई है वीर ज़ारा, और उसमें माशाल्लाह आपको गाना गाने का मौका मिला, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, मदन मोहन साहब अपने आप में इतने बड़े अजीम मौसीक़ार थे कि बचपन से उनकी ऐसी कंपोजिशन जो अभी भी मैं कभी सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, कई बार मैं रोता हूँ कि वो क्या काम कर गए। तो मुझे याद है कि उनके जो बेटे हैं वो संजीव कौली साहब उनका नाम है, मदन मोहन साहब की। उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया, वकील ऐसा है कि यश चोपड़ा साहब ही चाहते हैं कि मेरे जो पिताजी की ऐसी कॉम्पोजिशन जो इस्तेमाल नहीं हो पाई तो उसको दोबारा करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे दोनों उस्ताद और तुम दोनों उसमें गाओ। तो शारिका आप यकीन मानिए, हमारे लिए इतना खुशी का मौका
कि यश चोपड़ा साहब, जी सर, शाहरुख खान साहब, सर। जावेद अख्तर साहब ने लिखा और फिर मदन मोहन साहब की कंपोजिशन वो गाने को मिलेगी। लेकिन मैं अपने सुनने वालों के और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब यश जी के बंगलों पे हम गए और हमने गाया तो बोले बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सीन सुन लीजिए आप। मतलब उन्होंने इस तरह नहीं कहा कि आप जो गा रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, अपना सीन समझाया। जी, सीन समझाया तो समझ में आया कि नहीं, इस गाने की फीलिंग कुछ और है। कुछ और है बेशक। उसके अलावा जब ये गाना पूरा हुआ तो कुछ 2:30-3 बजे का वक्त था और संजीव कोहली साहब ने फ़ोन किया, यश जी एम्पायर स्टूडियो में आ जाइए, अब गाना हो चुका है। तो वो उस वक्त आए और उन्होंने संजीव साहब से जो उनके जो जुमले थे वो सीखने वाले हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि जो बॉस होता है या बहुत मालिक होता है उसका अंदाज़ तरीक़ाकार अलग होता है, कि ये लगा दो, ये मंगा दो, वो कर दो। लेकिन यश जी ने बड़े प्यार से संजीव जी से कहा, संजीव बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ मिल सकता है खाने को? तो उससे ये सबक हासिल हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग जब इस तरह से इतने डाउन टू अर्थ होते हैं तो इंसान, किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए। सर वही मैंने जिक्र किया था आपके लिए भी कि हाँ, जब आप बहुत बड़े होते चले जाते हो आप हम्बल खुद में खुद हो जाते हो, क्योंकि देखिए जब आदमी एक मंजिल पे पहुंचता है ना तो उसको एक दूसरा नया टारगेट दिखता है जी। और जब अपने से बड़ों को या अपने से बहुत ज़्यादा बड़ों लोगों को देखता है या उनका काम सुनता है या फिर वो देखता है कि कहाँ तक पहुँचे और फिर ऐसे, तो अपने को ये मालूम पड़ता है कि ये मंजिल अभी बहुत दूर है। जी सर। और दूसरी बात देखिए, जो आदमी ज़िंदगी में परेशानी उठाएगा, तकलीफ़ उठाएगा, तो उसको ये पता होगा कि मुझे घमंड नहीं करना, क्योंकि मेरा पुराना वक्त क्या था और मैं क्या था वो याद रखना चाहिए। वीर ज़ारा की 2 लाइन में गा सकता हूँ? अरे सर बिल्कुल, हमारे लिए खुशनसीबी होगी। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ाया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ाया हूँ। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बिल्कुल वो याद ताज़ा हो गई। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा गाया आपने। थैंक यू। और सर और कोई मैसेज आप रियाज का सर कुछ तरीका अगर बता सकते हो आज के बच्चों को, क्योंकि मसरूफ़ सब हो गए हैं। और सर आपने उस्ताद का जिक्र किया था, तो इतनी आसानी से उस्ताद मिलते भी नहीं। अगर हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की बात करें तो म्यूज़िक एजुकेशन, मतलब मुझे बहुत शौक़ था मौसीकी का, लेकिन उस तरह से गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हो। देखिए, पहले तो जैसा मैंने आपसे कहा भी था कि संगीत बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अगर आपने आज अच्छा गा दिया जी, जो लोग बहुत बड़े लेवल पर, उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे हमने एक बात सीखी कि अगर आपने अच्छा गा दिया और आप कल कहीं और गाने गए तो रोज़ आपका एग्ज़ाम होता है। आज ज़रूरी नहीं कि अच्छा आज गा दिए कल भी हो, इसलिए रोज़ रियाज बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की और ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वैसे ही रियाज बहुत ज़रूरी है। रोज़ अपने काम को आप जो है ना मांझना पड़ता है, रियाज साधना पड़ता है इसको, तब जाके ये आपको मिलता है। तो रियाज भी करना ज़रूरी है। अपने उस्तादों से पूछते रहें कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद का बहुत बड़ा मर्तबा है। एक बार हमारे अन्नू कपूर साहब ने पूछा था पंडित जसराज जी से कि गुरु के मतलब क्या है जी। इस संस्कृत का एक लफ्ज़ है, शब्द है गुरु, यानी अंधेरा दूर करने वाला। तो आप उस्ताद से गाइडेंस लेते रहें कि हमें कैसा करना है। और रियाज के अलावा आप चाहो तो देखिए, हर आदमी को लगता है कि मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग पहचाने, वो ज़रूर होना ही है। अगर आपके काम में मजबूती है, अगर आपके काम में पक्कापन है, कच्चापन नहीं है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो रोकेगा ही नहीं आपको कोई भी आदमी। वो आप कहीं ना कहीं आपको लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो उससे आपका नाम हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है। सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। बाकी सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको कुछ डिफरेंस लगता है लाइव शोज़ में या बॉलीवुड स्टूडियो रिकॉर्डिंग में, मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की टेक्निक्स अलग हैं और लाइव परफॉर्मेंस की अलग हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जाते हैं तो आपको ये पूरी तरह से होता है कि आप एक ही लाइन को कितनी बार भी गा सकते हैं।
जी सर। लाइव में जो हो गया वो हो हो गया। गया। इसलिए मेरी सलाह ये है जो नए लोग हैं कि आप सबसे पहले सीखें, सीखने के बाद जितना ज़्यादा हो सके लाइव परफॉर्म करें, स्टेज शेयर करें अपनी ऑडियंस के साथ, तो आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो आदमी स्टेज का पक्का होता है वो लाइव कहीं भी गा सकता है। बिल्कुल। स्टूडियो भी अलग भी है, स्टूडियो में भी आपको देखना पड़ता है कि भाई कौन से लफ्ज़ को आपको बहुत करीब से गाना है माइक के, कौन से लफ्ज़ को आपको दूर से गाना है। सॉफ्ट लाउड का खेल होता है, टेक्निक्स होती हैं उसमें, जैसे पैप है, बैब है, ये जो लफ्ज़ होते हैं इनको किस तरह से अदा करना है, माइक में पोजीशन होती हैं और कैसे आपको हर लफ्ज़ को उस तरह से गाना है, वो टेक्निक अलग है लाइव। लेकिन मेरे हिसाब से लाइव ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो हो गया तीर निकल गया तो फिर निकल ही गया। लेकिन वही आपने कहा कि स्टेज एक घर की तरह है, बहुत कुछ सिखा देता है। स्टेज पे ज़रूर गाते रहना चाहिए आदमी को, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं, एक्टिंग के होते हैं या फिर गाने की हो जो स्टेज शेयर, वो लोग बहुत एकदम उनकी काम में परफेक्शन होता है। सर मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये करूँगी, आप राजस्थान से हैं, जयपुर से, और वहाँ का फोक अलग ही लेवल का है, मतलब बहुत ही प्योर है और बहुत ही ऑर्गेनिक हम कह सकते हैं। जितने भी हमने वहाँ के सिंगर्स देखे हैं, तो सर मुझे वहाँ के 2-3 गाने बहुत पसंद है। एक तो केसरिया बालम है और एक वो लाडो। तो आप कोई अगर किसी भी एक गाने की 2 लाइन हमें सुना दें तो हमारे केसरिया बालम मैं ज़रूर गाना चाहूँगा, क्योंकि इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। बिकॉज सारेगामा में जज उनके सामने गाया, और दिल्ली में 19 मार्च सन 2001 की बात, सन 2001 की बात, कि जब NKB सालवे साहब ने मुझे लता जी और दिलीप साहब के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला उनके सामने। सुनना चाहेंगे फिर तो। और लता जी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है, इससे बड़ा अवार्ड मुझे शायद नहीं मिल सकता, कि जब लता जी के पैर छुए तो लता जी ने कहा मुझे याद है इस लड़के ने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाए थे और केसरिया भी गाया था। बहुत ये मेरे लिए बड़ा अवार्ड है, उन्होंने पहचाना। ये है असली कमाई सर वाकई में। केसरिया बालम ओ केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, ओ पधारो 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 मारे देश रे, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। सर आपने गज़ल सुनाई, सूफीज़्म से भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, आपने राजस्थानी फोक से भी इंट्रोड्यूस कराया। रियली मतलब मैं आपके ऐसे सामने तारीफ़ में नहीं कह रही, वाकई में मतलब बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हैं आप। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको सुनकर। बहुत शुक्रिया। फिर से मैं शुक्रिया कहूँगी कि आप आए, आपने हमें वक्त दिया। आवाज़ द वॉइस का भी बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे याद किया। थैंक यू सो मच। एंड सर ऑल आर विशेज़, आवाज़ द वॉइस की विशेज़ हैं आपके साथ कि आप प्राइड ऑफ इंडिया, आपको अवार्ड मिलेगा और आप उसके बेशक हकदार हैं। यू डिज़र्व इट मोर देन एनीवन, एंड आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले आगे भी। बहुत शुक्रिया सर, जल्दी मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे मोहम्मद वकील साहब को और उनके सफ़र को। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी ही मिलते हैं किसी और के साथ और उनके सफ़र को जानते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।